अभी जानेंगे कि आदित्य 11 जो पहला मिशन है भारत का, इसको भेजने के क्या अभिप्राय हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है, क्या इसके पहले सौर मिशन पे कोई देश था, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सूर्य के कितने पार्ट हैं और सारे पार्टों की जानकारी इसके द्वारा ली जाएगी या कुछ पार्टों की ये जानकारी देगा। किस रूट से हम लोग भेजेंगे ताकि सूर्य के 11 जो कि 11 नाम है, 11 एक पॉइंट है, इसकी भी चर्चा करेंगे। 11 कौन सा पॉइंट है, 11 पॉइंट पर भेजा जा रहा है, ठीक है, कितने पॉइंट्स है, हर चीज की जानकारी बहुत बढ़िया तरीके से देने वाले हैं। चूंकि ये टॉपिक जो है साइंस पे आधारित है, टोटली फिजिक्स पे आधारित है, तो मुझे लगता है एक एक चीज के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से हम बताने वाले हैं। तो चलिए लेट करते हुए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। आप देख रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसकी चर्चा आज भी हम लोग भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे करके अपना लोहा मनवाया था। पूरी दुनिया जो नहीं कर पाई थी, भारत ने करके दिखाया था। तब तक अभी उसकी चर्चा चल ही रही थी पूरी दुनिया में। तब तक हम लोगों ने 2 सितंबर को एक सूर्य मिशन पे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है। अभी जानेंगे कि आदित्य 11 जो पहला मिशन है भारत का, इसको भेजने के क्या अभिप्राय हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है, कि आदित्य 11 में इसको भेजने से क्या फायदा है। इसको PSLV C57 के माध्यम से इसको भेजा जा रहा है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके माध्यम से हम लोग इसमें 7 पिलॉट्स भेज रहे हैं। पिलॉट्स क्या होते हैं? पिलॉट्स जो होते हैं वैज्ञानिक जो उपकरण स्पेसक्राफ्ट के अंदर रखकर किसी चीज का अनुसंधान करने के लिए, किसी चीज का निरीक्षण करने के लिए भेजते हैं, उसको हम लोग पिलॉट्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बैग में 4-5 चीजों को लेकर जाइए किसी चीज के अनुसंधान के लिए, किसी चीज के बारे में समझने के लिए, तो उसी प्रकार से एक समझिए कि एक बैग है, इस बैग में 7 चीजों को भेजा जा रहा है जिसके माध्यम से इस चीज का निरीक्षण किया जाएगा। ये जो सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, सूर्य के भी 2 पार्ट्स होते हैं। सूर्य के 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं। सूर्य के 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए बढ़िया तरीके से, खूब बढ़िया ध्यान लगाइएगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। सूर्य के 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है। एक इनर पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है। मतलब कहने का मतलब है कि सूर्य अगर यहाँ पे है तो इसके 2 पार्ट्स हो गए, एक इनर पार्ट हो गया, एक आउटर पार्ट हो गया। तो आउटर पार्ट में 3 पार्ट हो गए, इनर पार्ट में भी 3 पार्ट हो गए। ऐसे एक और पार्ट यहाँ पे जोड़ा गया है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इनर पार्ट में होता है इनर जोन, रेडियो एक्टिव जोन, कन्वेंशन जोन। आउटर पार्ट में होता है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, ध्यान देने वाली ये बात यह है कि जो हम लोग आदित्य 11 को भेज रहे हैं, ये इसमें इन्हीं तीनों के बारे में ये पता लगाएगा। बेसिकली 2 ही चीजों के बारे में पता लगाएगा, कोरोना के बारे में, क्रोमोस्फीयर के बारे में। अब दिमाग में बार बार कोरोना कह रहे हैं तो दिमाग में नहीं आना चाहिए, अच्छा कोरोना चाइना वाला, ठीक है, खांसते 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 झाँस झोंक गया, ठीक है, चल दिया, हैप्पी बर्थडे को का हो गया, वो कोरोना नहीं है। सूर्य का जो बाहरी कोर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो ये धधक रहा है हल्का फुल्का, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को बाहरी भाग को हम कोरोना कहते हैं। कोरोना में काफी सारी हलचल होती रहती है। इसे हलचल के चलते होता क्या है, बहुत सारे बवंडर उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो कि बाहर निकलते हैं, और इसी तूफान के चलते पृथ्वी पर भी बहुत बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये बाहरी जो भाग है इसको कोरोना बोला गया। उसके अंदर जो है यहाँ पे जो आपको यहाँ ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एकदम हल्का हल्का येलो टाइप का जो दिखाई दे रहा है, चमकने वाला येलो पार्ट, उसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर। और सूर्य का जो तल है, ऊपरी तल जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको बोला जाता है फोटोस्फीयर। तो ये जो भेजा जा रहा है आदित्य 11, इन दोनों चीजों के बारे में खूब बढ़िया से बताने वाला है। हालांकि तीसरे पार्ट के बारे में बताएगा, लेकिन इन दोनों पार्ट के बारे में बेसिकली उसको ऐसा हैंडल किया गया है, इसके बारे में बताए, क्योंकि अधिक प्रभाव कोरोना के चलते ही पृथ्वी पर पड़ता है। ऐसा भी कभी हो सकता है कि कोई तूफान उत्पन्न हो सूर्य के अंदर काफी विस्फोट होता रहता है। इसके बाहरी भाग में, कोरोना के भाग में जो ऊपरी भाग है उसको कोरोना बोला, इसमें कभी कभी विस्फोट उत्पन्न हो जाते हैं जिसको बोला जाता है कोरोना मास इंजेक्शन, ठीक है। कोरोना मास इंजेक्शन क्या है मेरे भाई? अभी मैं समझना कि इंजेक्शन लगा देगा कादू ना, कोरोना निकलेगा आधा के इंजेक्शन लगा देगा। कोरोना मास इंजेक्शन होता है कि ये बाहरी भाग में बहुत बड़ा विस्फोट जो होता है, उसी का नाम रखा है कोरोना मास इंजेक्शन। क्या नाम है? कोरोना ये थोड़ा सा कलर बदल लें, ठीक है, कोरोना मास
और इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे प्लाज्मा बाहर निकलते हैं, बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व बाहर निकलते हैं। अब ये साइंस का चूंकि टॉपिक है तो थोड़ा थोड़ा समझिए इसके बारे में, प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि प्लाज्मा आखिर निकलता है तो क्या चीज़ है, ठीक है। और बायोलॉजी वाला प्लाज्मा नहीं है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फिजिक्स वाला प्लाज्मा है, केमिस्ट्री वाला प्लाज्मा है। क्या है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। छोटे क्लास में पढ़ाया गया था, लेकिन 5 अवस्थाएं होती हैं, बाद में पढ़ा दिया गया, ठीक है, जिसमें एक प्लाज्मा भी होता है। और प्लाज्मा क्या होता है श्रीमान, पदार्थ का सबसे छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है उसका नाम क्या रखा, परमाणु। परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जब काफी हीट हो जाता है परमाणु, तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन छटकने लगता है आयन के रूप में, आयन के रूप में निकलने लगेगा। और वही बहुत बड़ा जब भंडार बना देता है तो उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाखों करोड़ों मिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स आयन के रूप में निकल रहे हैं प्लाज्मा के रूप में। वो अगर आ जाता है, अगर समझिए कि अगर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, समझिए कि इसका प्लाज्मा, तब पक्का है कि इसका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर प्रवेश कर जाता है तो एकदम पक्का मान लीजिए कि जितने भी इलेक्ट्रिकल ग्रिड बने हैं, जितने भी पृथ्वी के अगल बगल जो उपकरण हम लोग भेजे हुए हैं, जो चक्कर लगा के आपको रेडियो स्टेशन पकड़वाता है, टीवी स्टेशन पकड़ाता है, बतियाता रहता है, हेलो प्रिय कैसी हो प्रिय, वो सारा प्रिय का स्थिति खराब हो जाएगा। 1% उसको सुनाई नहीं देगा। प्रिय बात चिल्लाते रहेंगे, स्वामी बोलिए, नहीं कुछ सुना दे रहा है, कैसे सुनाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय जो वेव निकला या नीचे आकर सारा का सारा आपका सिस्टम बिगाड़ दिया। जितने भी अगल बगल आप उपकरण भेजकर हेलो फरमाइश सुना रहे थे, सारा उपकरण बर्बाद कर दिया, कुछ सुनाई देगा होगा नहीं। तो ये ऐसा संभवतः हो सकता है। हालांकि सूर्य के बाहरी कोर में हलचल के चलते पृथ्वी का जो वायुमंडल है उस पर प्रभाव अभी तक पड़ता रहा है, लेकिन इसका जो वेब है वो अभी वायुमंडल के अंदर नहीं आया है उतनी मात्रा में जितना आना चाहिए, जितना लोग ख्याल कर रहे हैं कि इतना आ सकता है। तो उसके बारे में अगर पहले से अनुमान हो कि यह खतरा मेरे पास आने वाला है तो हम लोग सुधर के चलेंगे। उसी खतरा को भांपने के लिए, उसी को जानने के लिए आदित्य 11 को भेजा गया है, ठीक है। अब इसमें जानेंगे हम कि सब आदित्य 11 तो समझिए कि भारत का पहला सौर मिशन है जिसको हम लोगों ने भेजा है। लेकिन ये जान लीजिए कि इसके पहले दुनिया में बहुत सारे सौर मिशन पे बहुत सारे देश इसके आगे चल रहे हैं और बहुत आगे चल रहे हैं। लेकिन मुझे फक्र है और हम लोगों को भी फक्र होना चाहिए कि समझिए कि 4, 5, 6 देश इसमें थे, उसमें एक इंडिया भी एंट्री मार दिया कि सौर मिशन में इंडिया भी उसका नाम आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन कौन कौन आगे है, कौन कौन सबसे पहले इसको निकाला था, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए सौर मिशन में मैंने समझिए कि अमेरिका है, जर्मनी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसियां है। सबसे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसियों ने, ठीक है, मैंने 1994 ईस्वी में अपना सौर मिशन तैयार किया था, लेकिन अकेले नहीं भेज पाया। उसके लिए उन्होंने सहायता लिया किसका, अमेरिका का। अमेरिका में क्या है, नासा, और नासा महाराज ने इसको सपोर्ट किया और 1994 ईस्वी में इन्होंने अपना सौर मिशन भेजा। सौर मिशन में इन्होंने स्पेसक्राफ्ट को भेजा था। लेकिन अगर आज पूछा जाए कि सबसे आगे इस दौर में कौन सा देश है तो एगो नमो आता है मेरे भाई, अमेरिका। अमेरिका का नासा 14 सौर मिशन ये भेज चुका है, जिसमें एक बहुत बड़ा समझिए कि पार्कर जो है, पार्कर सोलर प्रोब, एक ऐसा सौर स्पेस क्राफ्ट है जिसके माध्यम मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्या अंतर पड़ रहा है। देखिए ये जो है पार्कर सोलर प्रोब जो है 2018 में सूर्य के बाहरी कोरोना का अवलोकन करने के लिए भेजा गया था। मैंने इसको भेजा गया था, निर्माण इसलिए किया गया था कि सूर्य के ऊपरी भाग को बताएगा। कौन, ये वाला पार्कर सोलर प्रोब। लेकिन हुआ क्या कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था कि भविष्य में अगर कुछ हो पाता है तो इसके द्वारा और कुछ किया जाएगा। अब इसने ऐसा काम किया जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, पृथ्वी है और यह सूर्य है। सूर्य का ऊपरी भाग जो है कोरोना, इसके अध्ययन करने के लिए यहाँ से यहाँ स्पेस क्राफ्ट को भेजा जा रहा है। सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है, ध्यान दीजिए, सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन हम लोग जो अभी स्पेस क्राफ्ट को भेजे हैं, आदित्य 11 को भेजे हैं, मात्र हम लोग 15 लाख किलोमीटर पर भेजे हैं, समझिए। और वो भी पहुंचेगा 4 महीना में। कहाँ पहुंचेगा, 4 महीना, 15 लाख किलोमीटर।
मैंने कहने का मतलब आपको 100 किलोमीटर जाना है आ कह दिया घर से निकलो आ जाके एगो दूरबीन ले लो आ 1 किलोमीटर चल के आ बता दो कि 100 किलोमीटर पर क्या चल रहा है, बस वही कंडीशन है। 1% खाली चलिएगा, 15 करोड़ आ 15 लाख, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और 15 लाख पे चलिएगा। ये जो था, ये जो आपका दिखाई दे रहा है पार्कर सोलर प्रोब, ये पार्कर सोलर प्रोब पहुंच चुका था एकदम फोटोस्फीयर के पास। फोटोस्फीयर क्या बताया था मैंने? फोटोस्फीयर ये वाला पार्ट है, ये तल, इसके पास इससे तनिकी सा दूरी पे था। कितना दूरी? 1,30,00,000, वो हिंदी हो गया इंग्लिश कोई बात नहीं, 1,30,00,000 किलोमीटर दूरी पर था। कहने का मतलब है कि 13 करोड़, ये 70 लाख किलोमीटर दूरी तय कर चुका था। आप आ रहे हैं 15 किलोमीटर। हम ये खामी नहीं बता रहे हैं मेरे भाई, कि दिमाग में रख लिया खामी दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि अमेरिका कहां पर पहुंच गया है, ठीक है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये हम लोग पहुंचे 15 लाख, मात्र 15 लाख, ये पहुंच गया 13 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, यहां पहुंच गया है श्रीमान। अब वो तो छोड़िए, इसका ऊपरी जो भाग है इसकी गर्मी बहुत अधिक होती है। गर्मी कितनी होती है? गर्मी होती है लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस, किसी भी लोहा को गला सकता है। लेकिन इसके अंदरूनी भाग का, यहाँ का जो पार्ट होता है, यहाँ का, ये होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6,000 डिग्री सेल्सियस। ये वाला जो सतह का जो पार्ट है, सतह का जो पार्ट है, देखिए ये होता है, इसका पार्ट होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस मात्र, इसके तल का पार्ट। लेकिन ऊपरी भाग का हो जाता है 10,000। तो आदित्य L1 को भी भेजा गया है कि काहे ऐसा होता है। इंटरनल पार्ट का 6,000 होता है और जो बाहर, सबसे बाहर, उसका 10,000 क्यों होता है, इसके बारे में भी जानकारी लिया जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि इसमें बहुत बड़ा हलचल होता है, हम अभी बताए हैं, तूफान आने लगते हैं, विस्फोट होने लगते हैं, जिसके चलते लाखों में इसका डिग्री चल जाता है। उस कंडीशन में ये किसी चीज को जलाकर राख कर सकता है, चाहे कोई कुछ भी हो। अब यहाँ जो अमेरिका जो अपना स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब भेजा था, वो क्या किया, जाके कोरोना मंडल में डुबकी लगा दिया। मैंने आपसे कहा जाए कि जाओ बबुआ, तनी पोखरा को देख कर आइए, तनी तालाब को देख कर आइए। आप गया, जाके उसमें नहा वहा के चले आए, वाह बहुत अच्छे। कंडीशन यहाँ पर सेम है। पार्कर सूरज के फोटोस्फीयर से मात्र 1,30,00,000 किलोमीटर दूर था। सूर्य के भस्म करने से पहले ये निकल आया। इसका मतलब हुआ कि सूर्य में कुछ और डिग्री उसका बढ़ने वाला था, उसके पहले ये निकल के बाहर चला आया। ठीक है, अब ये क्या तैयारी है? अब अमेरिका तैयारी कर रहा है कि अगर 2025 तक हम क्या कर सकते हैं। यहां मात्र इसका स्पीड जो था, कोरोना मंडल में एंट्री जब मारा था 5 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, अब का स्पीड इसको बढ़ा कर अभी ऊपर नाच रहा है, वो पारकरवा ऊपर नाच रहा है। ठीक है, उसका स्पीड बढ़ा के करेगा 6,90,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से ये भागेगा और जाकर कहां चलाएगा? फोटोस्फीयर जो है एकदम नजदीक का फोटोस्फीयर, यहां से मात्र 70 किलोमीटर दूरी, 70 लाख किलोमीटर दूरी पर रहेगा। बस मतलब समझिए कि एकदम सूर्य के अंदर घुस गया, खूब बढ़िया सा बतिया उतिया के निकलेगा। इतना दूरी तक पहुंच चुका है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि अभी लीड ही कर रहा है, एक तरह से समझ लिया जाए। अभी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सूर्य जो है, सूर्य के पास हम लोग भेज रहे हैं, जिस मैंने अपने उपग्रह को, अपने हम लोग स्पेस क्राफ्ट को जो हम भेज रहे हैं, जिसका नाम है आदित्य L1। इसका नाम आदित्य L1 क्यों पड़ा है? ठीक है, देखिए सूर्य के अगल बगल 5 पॉइंट्स होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। ये L1, L2, L3, L4, L5 क्या है? ठीक है, इसको कहते हैं लॉग्रेंज 1, लॉग्रेंज 2, लॉग्रेंज 3, लॉग्रेंज 4, लॉग्रेंज 5। ठीक है, 5 इसमें पॉइंट्स होते हैं। ये इस वैज्ञानिक के नाम पर जोसेफ लुई लॉग्रेंज, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे और भौतिक शास्त्री भी थे। इन्होंने खगोल शास्त्र में बहुत अधिक रिसर्च किया है, बहुत अधिक चीज़ों के बारे में बताया था। तो इन्हीं के सम्मान में इस पॉइंट्स का नाम लॉग्रेंज पॉइंट रखा गया है। ठीक है, अब पॉइंट क्या काम करता है समझिए। सूर्य, कोई भी चीज जब वृत्ताकार पथ पर नाचता है ना, तो उसमें अभिकेंद्रीय बल काम करता है। अभिकेंद्रीय बल, अब अभिकेंद्रीय बल क्या है? कोनो चीज को जब गोल 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 इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है, तो जब गोल गोल घुमाइएगा ना, तो उसका परिधि से केंद्र की तरफ एक बल लगेगा जो उसको खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। कोनो चीज जब गोल 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 घूमेगा ना, तो केंद्र की तरफ कोनो चीज उसको खींचेगा। ठीक है,
खींचेगा केंद्र की तरफ, उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ये पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, इस पर अभिकेंद्रीय बल लगेगा। सूर्य का अभिकेंद्रीय बल लगता है, चाहे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अगर मान लीजिए यहाँ को खूंटा लगा दिया, खूंटा, यहाँ पे एगो रस्सी बांध दो इस साइड में, यहाँ से एगो रस्सी बांधो इस साइड में, कहो खींचो, अगर इसका ताकत, ए का ताकत बरियार है, ठीक है, बी का ताकत कमजोर है, तो खूंटा को उखाड़ के इन्हें लेके जाएगा। अगर बी का ताकत बरियार हो गया तो इसको खूंटा को लेके इन्हें जाएगा। तो अगर स्पेस क्राफ्ट जो आप छोड़ रहे हैं इस यहाँ पे लेके आ गए, इसका ताकत बरियार होगा तो हेने टनाएगा, इसका ताकत बरियार होगा तो हेने टनाएगा। तो ऐसे पॉइंट पर भेजना पड़ेगा जहां पे दोनों का ताकत बरियार बराबर लगे। ए का ताकत अगर इधर बरियार उतने हैं और बी का ताकत उतने हैं, तो रस्सी अपने जगह पे रहेगी और खूंटा भी अपने जगह पे रहेगा, ना इन्हें जाएगा ना इन्हें जाएगा। कमर में बांध लीजिए 2 रस्सी, ठीक है, उसके बाद टानू, कमर हो सकता है कट जाए लेकिन तुम वहीं पर रहेगा अगर इन्हें का ताकत बराबर हो तो, ना तो हेने का होगा तो कमर के साथ है तुमको भी लसारेगा, उधर उसको भी लसारेगा, ठीक है। तो यहाँ पे L1 जो पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है, L1 हो, L2 हो, L3 हो, L4 हो, L5 हो, ये पांचों पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जहां पर बराबर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र लगता है, हर तरह से बराबर। इसका मतलब ना इन्हें खींचाएगा ना उन्हें खींचाएगा। तो यहाँ पे अगर भेज कर कोई चीज को अगर टिका दीजिएगा तो ये वस्तु वहीं पर रह जाएगी, ना इन्हें जाएगी ना उन्हें जाएगी, आराम से। अगर कुछ ईंधन है, कुछ इसका अपना फोर्स है, तो ये अपना घूम सकती है। इसमें मैंने कोई खिंचाव, कम ईंधन के साथ आराम से इसमें सालों साल तक पड़ी रहेगी, कोनो दिक्कत नहीं है। तनकी से हने घसकेगी तो हट आनेगा, तनकी से हने घिसकी तो हट आनेगा। तो 5 पॉइंट्स है। अमेरिका के कुछ स्पेसक्राफ्ट को L2 में भी रखा गया है, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल नहीं है श्रीमान, देख ही रहे हैं सूर्य के कितना दूरी पे है, तो यहाँ किसी चीज को भेजना अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसमें जो 3 पॉइंट सबको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए, L1, L2, L3, ये 3 पॉइंट चेंजेबल हैं, ये चेंज करते हैं। कहने का मतलब है ये फिक्स है, ये जहां है तो है रहेगा। हाई पॉइंट इन्हें से उन्हें घसकेगा, माने कभी यहाँ पे बराबर बल लग रहा है, कभी ये बराबर बल यहाँ हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर आपका स्पेस क्राफ्ट यहाँ रहा और यहाँ बराबर बल का अनुभव होने लगा, तो यहाँ अगर रहेगा तो नहीं खिंचाएगा, लेकिन यहाँ पे संतुलन बिगड़ा तो हेने टना जाएगा, चाहे हेने टना जाएगा। तो इसके अंदर भी जो आपका आदित्य L1 को भेजा गया है, ये 23 दिन पर, ये लगभग 23 दिन पर अपना जगह बदलेगा, अनुभव लेकर ये जगह बदलेगा कि L1 की स्थिति कहाँ जा रही है। L1 का मतलब हुआ कि ऐसा पॉइंट जहां पे गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र बराबर है, हर तरफ से खिंचाव बराबर है। अगर चेंज होकर ये यहाँ पे आता है तो स्पेस क्राफ्ट अपना भी चेंज करके यहाँ जाएगा, यहाँ आता है तो यहाँ जाएगा। अगर यहाँ पे बराबर बल यहाँ अनुभव होने लगा, कुछ दिन के बाद यहाँ बल ज्यादा बढ़ गया और स्पेस क्राफ्ट अगर यहीं पे है तो टना के हेने चल जाएगा। अगर यहाँ पे अगर नहीं तो अगर इधर का ज्यादा बल लगा तो इधर टना के चलाएगा। तो अगर ये पॉइंट इधर बदलता है, इधर आता है, ठीक है, तो साथ साथ ये घसकेगा, ठीक है। आपका जो आदित्य L1 है उसको भी एक जगह से दूसरे जगह खसकाना पड़ेगा ताकि वो खिंचाए मत और बहुत दिन तक वहां पर रहेगा। इसके द्वारा क्या जानकारी मिलेगी, सूर्य से डायरेक्ट, अब L1 में ही क्यों भेजा गया ये समझ लीजिए, ठीक है। L1 में काहे भेजा गया है, यहाँ पे सूर्य से जो डायरेक्ट रोशनी निकलती है, डायरेक्ट यहाँ से वेव जो उत्पन्न होता है, हानिकारक चीजें निकलती हैं विस्फोट होने के बाद, वो डायरेक्ट इसी रास्ते से जाती है ऐसे। तो यहाँ अगर आपका स्पेस क्राफ्ट रहेगा तो बढ़िया तरीके से हर चीज का अवलोकन कर पाएगा, हर चीज का निरीक्षण कर पाएगा। तो 5 पॉइंट में सबसे बढ़िया पॉइंट L1 को माना गया है। कम खर्चा ज्यादा काम यहाँ भेजेगा, ठीक है, ज्यादा काम, काम तो यहाँ से भी होगा लेकिन इतना खर्चा हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे भेजना थोड़ा सा आसान पड़ता है अदर की अपेक्षा, इसलिए यहाँ पे भेजा गया। अभी बताया है कि 4 महीने में ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा और कम ईंधन के साथ खूब बढ़िया से बैठ कर निरीक्षण करेगा कि कौन सा हलचल हो रहा है, कोरोना में बाहरी आवरण में क्या बिगड़ रहा है, कब माने यहाँ का मौसम बिगड़ने के चलते पृथ्वी का मौसम कब बिगड़ेगा, सारा चीज का जानकारी ये देगा, जिसके चलते हमारी जो गतिविधियों में पृथ्वी के मौसम में हेर फेर होता है उसके बारे में भी बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई खतरा भी आने वाला है सूर्य के माध्यम से तो उसकी भी जानकारी बहुत बढ़िया तरीके से हमको मिलेगी। भेजा कैसे जा रहा है ये थोड़ा सा देख लीजिए। भेजने का तरीका ये है, डायरेक्ट आप सीधा नहीं भेज सकते हैं, सीधा भेजिएगा बस सीधे चल जाएगा का जाने कहाँ, ठीक है, मैंने पहुंचेगा हो ये नहीं जहाँ भेजना है। तो कैसे भेजा जाता है, अगर मान लीजिए कोई एथलीट है,
कहा जाएगा बबुआ गोला फेंको, तो ऐसे खड़ा होकर चद्दना नहीं फेंक देगा, समझ रहे ना। उसको क्या करेगा, पहले नाचता है देखते होंगे, और नाच कर उसको फटाक से न फेंकता है। तो क्या कहा जाता है, पहले बल लगाकर उसको त्वरित करता है, नचा कर वैसे नाचेगा वैसे करके, और नाच कर फेंकेगा एकदम फटाक से ना, ठीक है। तो वो कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। ये हो गया आपका L1, ये L1 जो पॉइंट है यहाँ पे बना है L1। L1 की दूरी पृथ्वी से दूरी से 15 लाख किलोमीटर, 1.2 मिलियन किलोमीटर, इसका मतलब 15 लाख किलोमीटर। रिकॉर्डिंग देखो मेरे भाई, चल रहा है, 15 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब यहां से इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर दूर है। अब आप इसको डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं, डायरेक्ट भेजिएगा तो कुछ अनबैलेंस हो सकता है ग्रेविटी के चलते, गुरुत्वाकर्षण के चलते, और स्पेस क्राफ्ट जो है वो बीच में रह जाएगा। तो कैसे क्या किया जाएगा, कैसे चंद्रयान को धीरे धीरे घुमाते 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 दक्षिणी क्षेत्र पर लेके जाकर आराम से फिट कर दिया गया। और इसके पहले कौन भेजा था, इसके पहले रूस भेज दिया था हड़बड़ी में। तो हड़बड़ी के बियाह कौन, पट्टी पर सिंदूर भेजना था, कहीं और जाके फटाक से ना उड़ गए, इधर से उधर हो गया, ठीक है। हड़बड़ी में कि हम जल्दी पहुंच जाता, हमारा नाम हो जाएगा इसके चलते, तो हुआ तो नहीं, भारत का नाम हुआ। यहाँ पर भी वही कंडीशन हो रहा है। यहाँ देखिए, पहला एक चक्कर मारेगा, फिर इसको इलिप्टिकल, इसका मतलब दीर्घवृत्तीय क्षेत्र को दिया जाएगा। यहाँ से जो सिस्टम है, ये सिस्टम सेम चल रहा है सब पर, एक राउंड, फिर ये बढ़ गया दूसरा राउंड में, फिर और बढ़ गया। ये इसको कहा था इलिप्टिकल, दीर्घवृत्तीय पथ का अनुसरण करेगा। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, अब पांचवा चक्कर में आएगा ऐसे कैले नाचते 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 अब त्वरित करेगा, फेंकेगा फटाक से ना, तो फेंकेगा तो यह रास्ता से जाएगा, ये रास्ता से जाएगा। ललका आपको दिख रहा है यहाँ पे, लाल जो बना हुआ है, यहां तक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। इससे जब पार करेगा तो उसको कहते हैं क्रूज फेज। क्रूज फेज में, ठीक है, खूब बढ़िया से कम मतलब फोर्स के साथ, कम ईंधन के साथ चलने में आसानी होती है। बहुत बढ़िया तरीके से कोई स्पेस क्राफ्ट कम प्रभाव, अगल बगल के कम प्रभाव पाकर चल सकता है। यहाँ से भेजने में अधिक प्रभाव पड़ेगा, जिसके चलते जाने में दिक्कत होगा। यहाँ से जाने में प्रभाव कम हो जाता है अगल बगल के ग्रहों का, जिसके चलते इस रास्ते से भेजा जाता है, क्रूज फेज में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाके इस बड़े से ऑर्बिट में, बड़े से कक्ष में फिट कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है हैलो ऑर्बिट, ठीक है, प्रभा मंडल कहा जाता है। प्रभा मंडल में जाकर फिट कर दिया जाता है। अब यहीं पर चक्कर लगाते रहेगा और सूर्य में उठ रहे बहुत सारे बवंडरों को, बहुत सारे कोरोना में उठ रहे बहुत सारी चीज़ों को, जो हानिकारक चीज़ें उससे उत्पन्न होंगी, जो आएंगी, जिसके चलते पृथ्वी के मौसम बिगड़ेगा, पृथ्वी के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, वायुमंडल पर प्रभाव पड़ेगा। इसकी जानकारी हमको खूब बढ़िया से इसके माध्यम से मिल सकती है। मुझे लगता है बहुत बढ़िया तरीके से इस टॉपिक के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।